नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पर 789 पेज का काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है। मतलब जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर सुनवाई हुई थी, तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे, उन सवालों के जवाब में चुनाव आयोग ने 789 पेज का हल्फनामा दायर किया है। और इन 789 पेज में 88 पेज काम के हैं, और जो काम के पेज हैं जहां पर जरूरी बातें लिखी गई हैं, उनको पढ़ने के बाद जो सबसे जरूरी बात निकलती है वह यह है कि चुनाव आयोग यह कह रही है कि जिनका नाम साल 2003 की वोटर लिस्ट में है और जिन्होंने इनुमरेशन फॉर्म भरा है, और इनुमरेशन फॉर्म भरने के साथ साल 2003 की वोटर लिस्ट में जहां पर उनका नाम है उसकी कॉपी नत्थी करके इनुमरेशन फॉर्म के साथ लगा दी है, उनको तो मतदाता सूची में शामिल किया ही जाएगा। उनको किसी और डॉक्यूमेंट को देने की जरूरत नहीं है। और यह भी कहा है कि जो उनके बच्चे हैं उनको भी यह इंटाइटलमेंट है, उनको भी यह अधिकार मिल गया है कि वह केवल यह दिखा दें कि उनके माता पिता या माता पिता में से कोई एक साल 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो उन्हें भी नई वाली मतदाता सूची जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद बनकर के आएगी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। इस तरह से चुनाव आयोग का अनुमान है कि जो 7,90,00,000 मतदाता मौजूदा वक्त की मतदाता सूची में है, जिनका सत्यापन करना है, उनमें से आधे से ज्यादा का सत्यापन तो केवल साल 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ा हथियार सत्यापन की इस पूरी प्रक्रिया में, वोटर वेरिफिकेशन की इस पूरी प्रक्रिया में कोई है तो वह साल 2003 का वोटर लिस्ट है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी चुनाव आयोग ने अपने हल्फनामे में दी है, और जो जानकारी वो पहले भी देती आई है मगर अब थोड़ा और स्पष्ट हुआ है, वह यह है कि चुनाव आयोग का कहना है कि जिन 11 तरह के डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट को वह मांग रही है कि जिनको भी अपने आप को सत्यापन करना है, तो वह कहती है कि 11 तरह के डॉक्यूमेंट इंडिकेटिव किस्म के हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट देता है, जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग मांग रही है, और उसके बाद भी चुनाव आयोग को शक होता है कि नहीं अमुक व्यक्ति की छानबीन करनी चाहिए, यह छानबीन करनी चाहिए कि यह वोटर योग्य है या नहीं, तो वह छानबीन कर सकती है। वह इसके अलावा डॉक्यूमेंट के अलावा भी दूसरे तरीके से छानबीन कर सकती है, जिसमें फील्ड इंक्वायरी है, और भी तरीके हैं जिससे वह छानबीन कर सकती है। अब जब ये दो महत्वपूर्ण बातें पढ़ ली जाती हैं तो एक तीसरी बात निकल करके आती है जो इस हल्फनामे में नहीं है मगर जिसकी पुरजोर संभावना बनती है। वह यह है कि अगर कोई सारे डॉक्यूमेंट जो 11 तरह के मांगे गए हैं उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ला करके दे दे या दो ला करके दे दे और सत्यापित करे कि मैं बिहार में वोटर के योग्य हूं, मगर यह नहीं सत्यापित कर पाता है कि उसके माता पिता या माता पिता में से किसी एक का नाम साल 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो संभावना यह बनती है कि चुनाव आयोग उसकी छानबीन करे, उससे और उसकी इंक्वायरी करे। यह तीसरी महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है। अब हम सिलसिलेवार तरीके से जो महत्वपूर्ण बातें और हैं जो 88 पेज में लिखी गई हैं उन पर बात करते हैं। तो चुनाव आयोग ने सबसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने कई बार आकर के चुनाव आयोग से यह कहा है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा है उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया की जा रही है, और संविधान के आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को यह अधिकार मिला है कि वह मतदाता सूची तैयार कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, सुप्रिटेंड कर सकती है, ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। और इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया बिहार में हो रही है और देश भर में होगी। चुनाव आयोग ने अपने एफिडेविट में यह भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता चेक करने का, नागरिकता की छानबीन करने का अधिकार नहीं है।
इस पर चुनाव आयोग ने बहुत सारे तर्क पेश किए हैं, बहुत सारे पुराने मामले पेश किए हैं, केस लॉ पेश किए हैं, संविधान के अनुच्छेद 324, 326, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की धारा 16 और 19 का बहुत ज़्यादा हवाला दिया है। उन सारी बातों को अगर जोड़ करके बहुत मोटे तौर पर बताया जाए तो चुनाव आयोग का तर्क यह है कि कोई वोटर योग्य होगा या ना होगा, इसके लिए 3 शर्तें होती हैं। पहला, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 18 साल से कम ना हो, मतलब 18 साल से ज़्यादा हो, और तीसरा, जिस निर्वाचन क्षेत्र में वह वोटर बनना चाहता है, मतदाता सूची में शामिल होना चाहता है, वहां का वह ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, वहां का वह सामान्य निवासी हो। यह 3 शर्तें मोटे मोटी कहा जाए तो अगर कोई पूरा कर देता है तो उसे वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और चुनाव आयोग यह बताती है कि चुनाव आयोग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के मुताबिक यह अधिकार मिला है कि वह मतदाता सूची प्रिपेयर करने का उसे अधिकार मिला है, कंट्रोल करने का अधिकार मिला है, सुप्रिटेंड करने का अधिकार मिला है। मतलब अगर चुनाव आयोग को यह लगता है कि मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ियां हैं तो यह अधिकार है कि वह मतदाता सूची तैयार करे। चुनाव आयोग को यह अधिकार मिला है कि जो मतदाता के योग्य ना हैं, जो वोटर के योग्य ना हैं, उनको बाहर किया जाए और जो वोटर के योग्य हैं उनको शामिल किया जाए। चुनाव आयोग को यह अधिकार मिला है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने के लिए यह जरूरी है कि मतदाता सूची में केवल वही रहें जो योग्य वोटर हैं, अयोग्य वोटर ना रहें। इस आधार पर चुनाव आयोग को भारत के संविधान ने अधिकार दिया है मतदाता सूची तैयार करने का, प्रिपेयर और कंट्रोल करने का। तो चुनाव आयोग का यह कहना है कि वोटर होने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना पड़ता है, और उन 3 शर्तों में एक शर्त यह भी है कि यह चेक किया जाए कि अमुक व्यक्ति जो यह प्रस्तावित कर रहा है कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए, क्या वह भारत का नागरिक है या नहीं। इस आधार पर चुनाव आयोग के पास भी अधिकार है कि वह चेक करे कि क्या वह नागरिक है या नहीं। मगर चुनाव आयोग यह स्पष्ट करती है कि अगर कोई मतदाता सूची में शामिल नहीं होता है तो इसका मतलब यही है, अगर कोई किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल नहीं होता है तो इसका मतलब यही है कि वह उस निर्वाचन क्षेत्र का वोटर नहीं है। इससे यह नहीं प्रमाणित होता कि वह नागरिक नहीं है। यह चुनाव आयोग के तर्क हैं, और चुनाव आयोग इस तर्क को देने के बाद यह कहती है कि इस आधार पर चुनाव आयोग के पास भी नागरिकता चेक करने का अधिकार है ताकि सही ढंग से वोटर लिस्ट बनाई जा सके। वैसे वोटर उसमें ना शामिल हों जो अयोग्य हों, वैसे ही वोटर शामिल हों जो योग्य हैं। यह तर्क चुनाव आयोग ने दिया। अब अगर यह पूछा जाए कि चुनाव आयोग नए सिरे से जो मतदाता सूची बन रही है उसमें छंटनी किस तरह से करेगी, इस पर चुनाव आयोग ने हल्फनामे में क्या लिखा है, तो जवाब ऐसे है। चुनाव आयोग ने यह बताया है कि उन सबका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल होगा जिन्होंने फॉर्म जमा कर दिया है, भले ही दस्तावेज दिया हो या ना दिया हो। उन सबका नाम 1 अगस्त साल 2025 के ड्राफ्ट लिस्ट में जमा होगा, और इसके बाद 55 दिन बाद, तकरीबन 55 दिन बाद 30 सितंबर साल 2025 को फाइनल लिस्ट जारी होगी। और इस दौरान जो होगा वह क्या होगा, इस पर चुनाव आयोग ने यह कहा है कि मान लीजिए कि जो फॉर्म नहीं जमा कर पाए वह अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। अगर चुनाव आयोग जिनसे दस्तावेज मांगती है वह अपना दस्तावेज ला सकते हैं, और अगर चुनाव आयोग को लगता है कि दस्तावेज देने के बाद भी चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है, उनकी वोटर की योग्य की शर्तें पूरी नहीं हो रही है, तो चुनाव आयोग उन लोगों के लिए नोटिस जारी करेगी और यह कहेगी कि आप यह बताइए, आप यह साबित कीजिए कि क्यों आपको मतदाता सूची से डिलीट ना किया जाए।
इसके बाद उनका पक्ष सुनेगी, वह अपना दस्तावेज पेश करेंगे। अगर वह दस्तावेज से मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं दस्तावेज से माने तो फील्ड इंक्वायरी करेगी और भी तरीके अपनाएगी जिससे वह जानकारी इकट्ठा करे। और अगर मान लीजिए किसी के पास कोई दस्तावेज है ही नहीं, तो अंतिम तौर पर यह भी है कि वह फील्ड इंक्वायरी करके यह निर्धारित करे कि यह वोटर योग्य है या नहीं। मतलब सारी का सारी बातें यह हैं कि चुनाव आयोग अंतिम तौर पर यह कहती है कि यह जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वह इंडिकेटिव किस्म के हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है, और सब कुछ चुनाव आयोग के विवेकाधिकार पर निर्भर है। न्यायसंगत तरीके से वह विवेकाधिकार का इस्तेमाल करेगी और इसी आधार पर वह यह तय करेगी, जिसके खिलाफ नोटिस जारी करेगी, जब वह अपना पक्ष साबित करेगा कि यह देखिए कि मैं यहाँ का वोटर बनने योग्य हूं, तो न्यायसंगत आधार पर वह तय करेगी कि यह वोटर बनने योग्य है या नहीं। और उसमें सब कुछ शामिल होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी देखेगी और फील्ड इंक्वायरी भी करेगी। और उसके बाद अंततः मान लीजिए कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि अमुक व्यक्ति को वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, तो वह स्पीकिंग ऑर्डर देगी, मौखिक फैसला सुनाएगी। मौखिक फैसला सुनाएगी जिस फैसले के खिलाफ अमुक व्यक्ति को यह अधिकार मिला है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के मुताबिक वह फिर से अपील करे। कहने का मतलब यह है कि चुनाव आयोग ने अपने हल्फनामे में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अगर कोई वोटर लिस्ट में नहीं शामिल होता है तो इसका मतलब है कि वह भारत का नागरिक नहीं है। उसने बस इतना कहा है कि अगर कोई वोटर लिस्ट में नहीं शामिल होता है तो उसे स्पीकिंग ऑर्डर के तौर पर यह बताया जाएगा और उसके पास अपील करने का अधिकार होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के मुताबिक। यह बात बताई गई है। यह भी चुनाव आयोग ने बताया है कि मान लीजिए कि इन सारी प्रक्रिया में किसी का नाम नहीं जुड़ पाता है तो क्या होगा, क्या आगे नाम नहीं जुड़ेगा? तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह ऑनगोइंग प्रोसेस है। नाम जुड़वाना वोटर लिस्ट में ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप जब भी मर्जी तब फॉर्म 6 के आधार पर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और यह जो प्रक्रिया है वह अगर बिहार के विधानसभा इस साल के मद्देनजर देखी जाए तो तब तक चलेगी जब तक अंतिम दिन तक जो नॉमिनेशन का डेट है तब तक कोई मतदाता सूची में अपना नाम फॉर्म 6 के आधार पर जुड़वा सकता है। यह पूरी प्रक्रिया के बारे में चुनाव आयोग ने बताया है और इस आधार पर छंटनी होगी। अब इस पर बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पहली सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से यह कहा था कि चुनाव आयोग को 11 तरह के दस्तावेज में राशन कार्ड, आधार कार्ड और मौजूदा वक्त के वोटर आईडी कार्ड को भी शामिल करने पर विचार करना चाहिए। तो इस पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है, जिसका निष्कर्ष यह है कि चुनाव आयोग ने इन्हें 11 तरह के दस्तावेज में शामिल करने से नकार दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के बारे में आधार का कानून और कई सारे ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह पहचान का कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि यह नागरिकता का कार्ड है, मतलब इससे सिटीजनशिप प्रूफ नहीं होता। जबकि यह भी कहती है चुनाव आयोग कि अगर किसी को सिटीजनशिप अपना प्रूफ करना है तो वहां पर यह सहायक तौर पर आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इसे अंतिम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है कि इसी के आधार पर यह तय कर दिया जाए कि इससे किसी की नागरिकता प्रूफ हो जाए। राशन कार्ड के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने यह कहा कि केंद्र सरकार ने मार्च 2025 में यह बताया कि तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड जारी हो गए हैं। जब इतने ज्यादा फर्जी राशन कार्ड जारी हो गए हैं तो इसको शामिल नहीं किया जा सकता है सत्यापन के लिए इस दस्तावेज को। और वोटर आईडी कार्ड के बारे में यह बताया कि मौजूदा वक्त के वोटर आईडी कार्ड को इसलिए नहीं सत्यापित किया जा सकता क्योंकि इसी को तो सत्यापित करने के लिए पूरा प्रोसेस चल रहा है कि जो मतदाता सूची में जिनका नाम है वह सही है या नहीं। इसलिए मौजूदा वक्त के वोटर आईडी कार्ड को शामिल करना उचित नहीं है। यह तर्क देकर के स्पष्ट कर दिया कि जो विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन तीनों डॉक्यूमेंट पर, उस पर
चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि वह नकारती है, वह इसको शामिल नहीं करेगी। जबकि आप सबको पता है कि जमीन पर क्या हो रहा है, किसी भी तरह का दस्तावेज लिया जा रहा है, दस्तावेज के बिना लिया जा रहा है। मगर जो कागज पर चुनाव आयोग ने बताया है वह यही बताया है कि इन दस्तावेजों को प्रूफ के दस्तावेज के तौर पर, जो 11 तरह के दस्तावेज हैं उनमें से किसी एक दस्तावेज को जो देने का नियम है, उसमें इन 11 तरह के दस्तावेज में इन 3 दस्तावेजों को नहीं शामिल किया जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी सुन लीजिए। एक बात याचिकाकर्ताओं की तरफ से कही जा रही थी कि जो 11 तरह के दस्तावेज हैं, अगर उन्हीं के आधार पर हम देखें तो बिहार की बहुत बड़ी आबादी के पास उनमें से किसी भी एक तरह का दस्तावेज नहीं होगा। चुनाव आयोग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। एक आंकड़ा तो यह दिया है जिसके मुताबिक मौजूदा वक्त में जो निवास प्रमाण पत्र है वह तकरीबन 13 करोड़ क्यों जारी किया गया है, जो सक्षम अधिकारी हैं उनकी तरफ से। बिहार में स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि निवास प्रमाण पत्र अगर जारी हो गया तो आप कह दें कि आप अस्थायी रूप से, इसका मतलब है कि आप बिहार में ही निवास करते हैं। वह 6 महीने की अवधि पर बार बार जारी किया जाता है, इसलिए संख्या बढ़ी आ रही है। और चुनाव आयोग ने यह बताया है कि 13 करोड़ निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और जितने भी 11 तरह के प्रूफ हैं उन सब से जुड़े आंकड़ों को जोड़कर यह बताया है कि मौजूदा वक्त में मतदाता सूची में 7 करोड़ 90 लाख लोग दर्ज हैं। और जो प्रूफ 11 तरह के जो प्रूफ हैं, अगर उनका अनुमानित आंकड़ा जोड़कर बताया जाए तो तकरीबन 3 गुना ज्यादा दस्तावेज बिहार में हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग के इन सारे तर्कों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर क्या फैसला सुनाती है। क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन खारिज हो जाएगा और क्या यह बिहार सहित पूरे देश में लागू होने वाला है? शुक्रिया।